नमस्कार। अगर आप कला, संस्कृति और इतिहास के छात्र हैं या बस इन्हें पसंद करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में उतरेंगे और इन 8 खूबसूरत कलाओं को एक-एक करके समझेंगे। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जड़ें कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी हैं। और इन सब की जड़ें, इन सब का सोर्स एक ही जगह से आता है, एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र। ऐसा माना जाता है कि इसे भरत मुनि ने लिखा था, और ये ग्रंथ सिर्फ डांस के बारे में नहीं, बल्कि हर तरह की परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक तरह से विश्वकोश है। मतलब साफ है, डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल विचारों को और ग्रंथों के सार को दुनिया तक पहुंचाने का एक जरिया है। आज हम इन 8 नृत्य रूपों की दुनिया में एक स्ट्रक्चर्ड यात्रा करेंगे। हम उनकी आत्मा को समझेंगे, उनकी एक कॉमन भाषा को जानेंगे, हर एक परंपरा को थोड़ा विस्तार से देखेंगे, उनके महान कलाकारों के बारे में जानेंगे और आखिर में उनकी विरासत पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। देखिए, ये लोक नृत्यों यानी फोक डांस से बहुत अलग हैं। ये एक बहुत ही गहरी और नियमों पर आधारित कला है जिसका एक तय स्ट्रक्चर होता है। तो शास्त्रीय नृत्य असल में उन सभी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है जिनकी जड़ें नाट्यशास्त्र से जुड़ी हैं। ये सिर्फ बॉडी मूवमेंट नहीं है, नहीं, ये संगीत, भाव और नाटक का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिश्रण है। हर स्टाइल की अपनी एक अलग पहचान है जो उसके रीजन से जुड़ी है, लेकिन वो सभी एक ही प्राचीन थ्योरी से जुड़े हैं। यही चीज इन्हें इतना ज्यादा रिफाइंड और कोडिफाइड बनाती है। और एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि इन सभी अलग अलग डांस फॉर्म्स के बीच एक कॉमन लैंग्वेज भी है। जी हां, एक ऐसी भाषा जो सबको जोड़ती है। ये 3 स्तंभ हर क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस की नींव है, चाहे वो कोई भी स्टाइल हो। पहला स्तंभ है नृत्य। इसे आप प्योर डांस कह सकते हैं। यहां कोई कहानी नहीं बताई जा रही, पूरा फोकस सिर्फ रिदम पर, ताल पर और खूबसूरत बॉडी मूवमेंट्स पर होता है। ये डांस का एक तरह से टेक्निकल बेस है जहां डांसर अपनी स्पीड और प्रिसिजन दिखाता है। अगला है नृत्य। अब यहां आता है कहानी वाला हिस्सा, स्टोरी टेलिंग एलिमेंट। यहां स्पीड थोड़ी धीमी हो जाती है और जोर भावनाओं की अभिव्यक्ति पर, मतलब एक्सप्रेशन पर होता है। कलाकार अपने चेहरे के भावों, जिन्हें अभिनय कहते हैं, और हाथों के इशारों यानी मुद्राओं का इस्तेमाल करके ऑडियंस तक कहानी और उसके इमोशंस को पहुंचाता है। और तीसरा स्तंभ है नाट्य। यह परफॉर्मेंस का सबसे नाटकीय, सबसे ड्रामेटिक पहलू है। नाट्य में नृत्य और नृत्य दोनों का इस्तेमाल करके एक पूरी कहानी या एक पूरा प्ले स्टेज पर दिखाया जाता है। यहाँ एक या एक से ज्यादा कलाकार अलग अलग किरदार निभाते हैं और पूरी कहानी को जीवंत कर देते हैं। तो जब हमने ये बेसिक्स समझ लिए हैं, तो चलिए भारत की 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के टूर पर निकलते हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी से मान्यता मिली है। शुरुआत करते हैं पहले 4 रूपों से। हमारा सफर शुरू होता है दक्षिण भारत के तमिलनाडु से, जो घर है भरतनाट्यम का। इसे भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा माना जाता है। सोचिए, इसकी जड़ें प्राचीन मंदिरों से जुड़ी हैं, जहां देवदासियां यानी वो नर्तकियां जो ईश्वर की सेवा में समर्पित थीं, इसे प्रस्तुत करती थी। ये इतना पुराना है कि मंदिरों की मूर्तियों में भी इसके सबूत मिलते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भरतनाट्यम के सार को याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, और वो ट्रिक इसके नाम में ही छिपी है। भा का मतलब है भाव यानी इमोशंस, रा का मतलब है राग यानी म्यूजिक, और तम का मतलब है ताल यानी रिदम। तो भरतनाट्यम वो नृत्य है जो भाव, राग और ताल को एक साथ मिलाता है। सिंपल। भरतनाट्यम को पहचानने की कुछ खासियतें हैं। इसमें शरीर का ऊपरी हिस्सा लगभग स्थिर रहता है, जबकि पैर घुटनों से मुड़े होते हैं। इस आधे बैठे हुए पोज को अरमंडी कहते हैं। इसमें पैरों की ताल पर, फुटवर्क पर बहुत जोर होता है, और हाथों के इशारों से पूरी पूरी कहानियां कह दी जाती हैं। इस कला को 20वीं सदी में रुक्मिणी देवी अरुंडेल जैसे महान कलाकारों ने एक नई जिंदगी दी। अच्छा, अब दक्षिण से चलते हैं सीधे उत्तर भारत, जहां जन्म हुआ कत्थक का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कत्थक कथा शब्द से आया है, जिसका सीधा मतलब है कहानी। पुराने जमाने में कथाकार गांव-गांव जाकर रामायण, महाभारत जैसी कहानियों को डांस और म्यूजिक के जरिए सुनाते थे। बाद में ये कला नॉर्थ इंडिया के शाही दरबारों में और भी ज्यादा विकसित हुई।
कथक अपने बहुत ही तेज और मुश्किल फुटवर्क के लिए जाना जाता है, जिसे पैरों में बंधे घुंघरुओं की झंकार और भी खूबसूरत बना देती है। भरतनाट्यम से काफी अलग इसमें शरीर और पैर आमतौर पर सीधे रहते हैं। कथक की एक और खासियत है इसके तेज चक्कर, जिन्हें स्पिन्स भी कहते हैं। और हाँ, ये एकमात्र भारतीय क्लासिकल डांस है जिसमें मुगल दौर का फारसी प्रभाव साफ साफ दिखता है, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो या म्यूजिक। पंडित बिरजू महाराज इस कला के सबसे बड़े नामों में से एक। चलिए अपनी यात्रा के दूसरे हिस्से में आगे बढ़ते हैं। अब हम बाकी के 4 डांस फॉर्म्स को जानेंगे और एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक जरूरी तुलना भी करेंगे। अक्सर लोग इन 2 नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कथक और कथकली। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। जैसा हमने देखा, कथक उत्तर भारत से है और ये फुटवर्क और चक्कर पर फोकस करता है। वहीं दूसरी ओर कथकली केरल का है और ये एक बहुत ही पावरफुल डांस ड्रामा है जिसमें मार्शल आर्ट्स के मूवमेंट्स भी होते हैं। कथक की वेशभूषा सिंपल होती है, जबकि कथकली अपने भारी भरकम रंगीन कॉस्ट्यूम और बड़े बड़े फेस मास्क के लिए जाना जाता है। तो ये अंतर याद रखना काफी मददगार हो सकता है। चलिए अब कुछ और परंपराओं को जानते हैं। केरल से ही आता है कथकली, जो एक बहुत ही शक्तिशाली और नाटकीय कला है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, जो अपने तेज मूवमेंट और मूर्तियों जैसे पोज के लिए मशहूर है। इसकी एक खास पहचान पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होकर डांस करना भी है। और फिर है ओडिशा का ओडिसी नृत्य, जो अपनी त्रिभंगी मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शरीर 3 जगहों से सिर, कमर और घुटने से मुड़ा होता है, जिससे एक सुंदर एस शेप बनता है। इस कला को फिर से जीवित करने का श्रेय गुरु केलुचरण महापात्रा को जाता है। हमारी यात्रा अब पहुंचती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहां मणिपुर का मणिपुरी नृत्य अपनी कोमलता और बहुत ही ग्रेसफुल मूवमेंट से मन मोह लेता है। ये अक्सर राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों को दिखाता है। वापस केरल चलें तो वहां मोहिनी अट्टम है, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक बेहद खूबसूरत और नाजुक डांस है। और आखिर में असम से आता है सत्रिया नृत्य। इसकी शुरुआत 15वीं सदी के वैष्णव मठों यानी सत्रों में हुई थी, जिसे महान संत शंकरदेव ने विकसित किया था। देखिए, ये डांस फॉर्म्स सिर्फ टेक्निक और इतिहास नहीं है, ये उन कलाकारों के जरिए जिंदा हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कला को दे दी। अब हम कुछ ऐसे ही दिग्गजों पर ध्यान देंगे जिन्होंने इन नृत्य कलाओं को दुनिया भर में मशहूर किया। ये टेबल हर डांस स्टाइल को उसके रीजन और एक महान कलाकार से जोड़ती है, जैसे रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जिन्होंने भरतनाट्यम को मंदिरों से निकालकर स्टेज तक पहुंचाया और सम्मान दिलाया, पंडित बिरजू महाराज, जिनका नाम ही कथक बन गया, या कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, जिन्हें मोहिनी अट्टम की मां कहा जाता है। ये तो बस कुछ नाम है। इन जैसे अनगिनत कलाकारों ने ही इन परंपराओं को जिंदा रखा है। तो हमारा ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आइए, हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार संक्षेप में देखते हैं और इन प्राचीन कलाओं की स्थायी विरासत पर थोड़ा सोचते हैं। तो आज के मुख्य बिंदु क्या रहे? पहला, सभी भारतीय क्लासिकल डांस का एक ही सोर्स है, नाट्यशास्त्र। दूसरा, वो सभी नृत्य और नाट्य की एक कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, 8 रूपों में स्टाइल, कॉस्ट्यूम और कहानी कहने के तरीकों में जबरदस्त विविधता है। चौथा, हमने कुछ मेमोरी ट्रिक्स देखी, जैसे भराथम और कथक कथकली की तुलना, जो सीखने वालों के लिए बहुत काम की हैं। और आखिर में, ये सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीज नहीं है, बल्कि ये जिंदा कलाएं हैं जिन्हें महान कलाकार लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और जाते जाते हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। हजारों साल पुरानी ये कलाएं आज की मॉडर्न दुनिया में खुद को कैसे बदल रही हैं? ये प्राचीन परंपराएं आज की नई कहानियों को कैसे सुना रही हैं? शायद इसी में इनकी असली शक्ति और लचीलेपन का सबसे बड़ा सबूत